आप कौन हो और मेरे घर में क्यों रह रही हो? आप बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये किस्सा एक ऐसे करोड़पति का है जो अपनी मरहूमा ज़ौजा की याद में तन्हाई ढूंढता हुआ अपनी हवेली में लौटता है और वहाँ उसे एक बेसहारा बेवा मिलती है जो बिना इजाज़त उसी सूनी पड़ी हवेली में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही होती है। फिर उस करोड़पति ने जो किया वो इंसानियत की ऐसी मिसाल बन गया कि दिल खुद ब खुद भर आया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाले किस्से की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोपहर की सख्त धूप में राजवर्धन कपूर की काली एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई बड़े दरवाजे की तरफ मुड़ी तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे का मंजर धुंधला कर दिया। इंजन की गरज उस सुनसान गांव की खामोशी में अजीब सा शोर घोल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे राजवर्धन के अंदर जज्बात का तूफान चल रहा था। ये हवेली सिर्फ ईंट और गारे की बनी इमारत नहीं थी, ये उनकी मरहूमा ज़ौजा नंदिनी के सपनों का वो आशियाना था जो अब उसकी यादों की एक खामोश निशानी बन चुका था। 5 साल पहले उन्होंने ये हवेली नंदिनी के लिए ली थी क्योंकि वो शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ सादा और शांत जिंदगी चाहती थी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 साल पहले सड़क के एक हादसे में नंदिनी उन्हें छोड़कर चली गई और तब से ये हवेली राजवर्धन के लिए ऐसी जगह बन गई थी जहां वो बस अपनी ज़ौजा की बरसी पर आकर चुपचाप अकेला वक्त गुजारता था। गाड़ी से उतरते ही राजवर्धन ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा था कि यहाँ की वीरान हवा उसके भारी दिल को थोड़ा सुकून दे देगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र हवेली के बड़े दरवाजे पर पड़ी उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। ये क्या है? उसके होंठों से यकीन ना आने वाला सवाल बस बुदबुदाहट बनकर निकल गया। जिस लोहे के गेट को उसने जंग लगा बदरंग और बेजान छोड़ रखा था वो अब ताज़ा मोरपंखी नीले रंग से चमक रहा था, वही रंग जो नंदिनी को बेहद पसंद था। राजवर्धन की भौएं तन गईं। जहां झाड़ियां और जंगली घास पात होना चाहिए था वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास थी और गेंदे के खिले हुए फूल, जैसे किसी ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें संभाल कर रखा हो। हवेली की खिड़कियां जो धूल की मोटी परत में छुपी होनी चाहिए थी वो धूप में चमक रही थीं। राजवर्धन के जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। क्या कोई मेरी इजाजत के बिना मेरी यादों के इस घर में आ चुका है? गुस्से और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ राजवर्धन ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में तेल डाल दिया हो। अंदर कदम रखते ही उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो आवाज इतनी जिंदा थी कि राजवर्धन को एक पल के लिए लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। वो तेज कदमों से बरामदे की सीढ़ियां चढ़ा और खुले हुए बड़े दरवाजे पर आकर रुक गया। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बड़े से बैठने वाले कमरे में जहां सिर्फ खामोशी होनी चाहिए थी वहां जिंदगी धड़क रही थी। एक छोटी बच्ची हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों तरफ दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा घुटनों के बल चल रहा था और वहीं सोफे के पास खड़ी एक जवान औरत धुले हुए कपड़ों की तह लगा रही थी। कमरे में बासी हवा की जगह ताज़ा पके हुए खाने की खुशबू थी और अगरबत्ती की हल्की सी महक भी, जैसे घर में रूह लौट आई हो। राजवर्धन के जूतों की आवाज सुनकर पूजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून था, मगर राजवर्धन को देखते ही वो सुकून गहरे डर में बदल गया। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। आप कौन हैं? राजवर्धन की आवाज में सख्ती थी, ऐसी सख्ती जो उसके अंदर के दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में मेरी चीजों के बीच क्या कर रही हैं? पूजा का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथ जोड़ते हुए घबराहट में आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब बता देती हूँ। राजवर्धन का गुस्सा अब उबल रहा था। वो यहाँ सुकून ढूंढने आया था, अपनी मरहूमा ज़ौजा की यादों में डूबने, मगर यहाँ तो किसी अजनबी ने जैसे उसकी दुनिया में कदम रखकर सब कुछ उलट पलट कर दिया था। क्या बताओगे तुम? उसकी आवाज में सख्ती थी। ये तो साफ बात है तुम बिना इजाजत यहाँ घुस आई हो। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही मीरा भागकर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा आरव जोर जोर से रोने लगा। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जिंदगी ने उसे पहले भी बहुत बार गिराया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस मत बुलाइए, पूजा गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक मां की बेबसी कांप रही थी।
मेरे शौहर गुजर गए, काम छूट गया, घर मालिक ने बारिश में हमें बाहर निकाल दिया। हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। ये हवेली बरसों से बंद पड़ी थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई और छत न मिल जाए। उसकी बातें राजवर्धन के कानों में गूंज रही थीं, मगर उसका दिल अभी भी सख्त था। उसी वक्त अपनी माँ के पीछे छिपी नन्ही मीरा ने बहुत धीमे से पूछा, अम्मी, क्या हम फिर से उस पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से? इस एक लफ्ज ने राजवर्धन के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह चोट मारी। उसकी आंखों के सामने अचानक नंदिनी का चेहरा आ गया। नंदिनी जो हमेशा कहती थी, घर दीवारों से नहीं बनता, घर उनमें रहने वालों से बनता है। और नंदिनी जो किसी भी बेसहारे को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। राजवर्धन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था, मगर दर्द अब भी वहीं था। तुम्हें मालूम है ना, ये बहुत बड़ी गलती है पूजा। राजवर्धन ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा। पूजा ने भीगी आंखों से जवाब दिया, मालूम है साहब, मगर मेरे बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए, मैं वादा करती हूं हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहां हैं। राजवर्धन ने एक नज़र उस मोरपंखी नीले गेट की तरफ देखी, फिर साफ सुथरे कमरों को, और आखिर में उस बेबस माँ को जो अपने बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थी। इस घर में पहली बार उदासी के बजाय जिंदगी की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने वीरानी पर एक पतली सी रजाई डाल दी हो। उसने एक गहरी भारी सांस छोड़ी। ठीक है, फिर उसने सख्ती से कहा, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहां रह सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नजरों से दूर रहोगे। मैं यहां अपनी ज़ौजा की याद में आया हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे वाले नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। पूजा ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को छाती से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ये एक अजीब सी बात तय हुई थी। एक तरफ वो करोड़पति जो अपनी ज़ौजा की यादों में अकेला रहना चाहता था, और दूसरी तरफ एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छुपाने के लिए एक छत चाहिए थी। राजवर्धन को अंदाजा नहीं था कि ये 10 दिन उसकी जिंदगी का रुख कैसे बदल देंगे, मगर उस पल के लिए शांति कुटीर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। पूजा और राजवर्धन के बीच ये बात तय होते ही अचानक हवेली का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। ये आवाज इतनी तेज थी कि दोनों चौंक गए और उनके बीच का पल भर का सुकून टूट गया। दरवाजे पर शांति कुटीर का बरसों पुराना चौकीदार रघुवीर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल पड़ा था। उसके पीछे गांव का एक जवान लड़का भी शक्की नजरों से अंदर झांक रहा था। साहब, रघुवीर बैठक में कदम रखते ही चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसा लगा जैसे उसे अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रही हो, और साथ ही ये भी कि उसका हक उससे छीन लिया गया हो। बरसों से वो अपने दिल में ये गलतफहमी पाले बैठा था कि हवेली पर जैसे उसका भी रुआब है, और अब एक औरत को मालिक के सामने खड़ा देखकर उसका घमंड भड़क उठा। ये सब क्या है? वो गुस्से से बोला। ये औरत और इसके बच्चे, मैंने इसे बाहर रहने के लिए कहा था। मैंने इसे साफ साफ समझाया था कि ये हवेली मालिक की है। ये मेरी चाबियां चुराकर या ताला तोड़कर। इधर पूजा ने अपने बेटे आरफ को सीने से कसकर पकड़ा हुआ था और मीरा को अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया था। उसकी नजरें डरी हुई राजवर्धन की तरफ उठीं। उसकी आंखें खामोशी से जैसे कह रही थीं, साहब बचा लीजिए। मगर रघुवीर बिना रुके जोर जोर से बोलता चला गया। ये लोग चोर हैं साहब, मैंने सुना है ये औरत बेवा है और शहर में बेघर थी। आप इसे अभी पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये लोग यहाँ डेरा डाल लेंगे, फिर हवेली हाथ से निकल जाएगी। रघुवीर की ऊंची आवाज सुनकर राजवर्धन को अपने सिर में एक दबाव सा महसूस हुआ, वही बेचैनी जिससे भागकर वो शहर की दौड़ भाग छोड़कर यहाँ नंदिनी की यादों में सुकून ढूंढने आया था। उसने खुद को संभाला, अपनी नंदिनी का हमेशा मुस्कुराता चेहरा याद किया और अपनी आवाज को ठंडा काबू में रखा। रघुवीर, राजवर्धन कपूर ने शांत मगर सख्त लहजे में कहा। उसने जानबूझकर हर लफ्ज धीमे बोला ताकि रघुवीर को साफ समझ आ जाए कि यहां हुक्म किसका चलता है। ये मेरा घर है और मैं यहां मौजूद हूं। मुझे पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये बात दिमाग में बैठा लो कि पूजा और इसके बच्चे 10 दिन के लिए यहां मेहमान हैं। रघुवीर झट से बोला, मेहमान साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बस। राजवर्धन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये मेरी बात है और मेरी बात आखिरी है। तुम्हारा काम हवेली के बाहर है। तुम्हें यहां सफाई वगैरह करनी थी जो तुमने नहीं की। आज से तुम सिर्फ बाहर वाले दरवाजे पर रहोगे। घर के अंदर क्या हो रहा है उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब निकल जाओ। रघुवीर, जो अपने दिल में खुद को हवेली का मालिक समझ बैठा था, अंदर ही अंदर जल उठा।
उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। जाते जाते उसने पूजा को ऐसे घूरा जैसे वो कोई बड़ी आफत हो। ठीक है साहब, वो बुदबुदाया। फिर जहर भरी जुबान से बोला, मगर मैं आपको बता दूं, इस औरत की नीयत ठीक नहीं। गांव में सब बाहर जाओ। राजवर्धन की आवाज में अचानक ऐसी कड़क आ गई कि रघुवीर की जुबान वहीं रुक गई और वो चुपचाप मुड़कर बाहर निकल गया। रघुवीर के जाते ही हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। आरव अब भी सिसक रहा था। पूजा कांपती आवाज में बोली, साहब आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। राजवर्धन ने आंखें बंद कर ली, बस एक पल के लिए, जैसे सिर का बोझ हल्का करना चाहता हो। फिर उसने आंखें खोली और पूजा के पास बिखरे कपड़ों को देखा। मैंने किसी की जान नहीं बचाई पूजा, उसने धीमे मगर साफ कहा। मैंने बस खुद को और इस घर को इस हंगामे से बचाया है। और सुनो, उसने लहजा थोड़ा सख्त किया। उसने जोर देकर कहा, मैं यहां नंदिनी की यादों में रहने आया हूं। मुझे पूरा सुकून चाहिए। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, कोई झंझट नहीं चाहिए। पूजा ने फौरन अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। आपका सुकून खराब नहीं होगा साहब, मैं आपको वादा देती हूं। राजवर्धन ने सख्ती से हिदायतें बताईं। तुम और बच्चे सिर्फ पीछे वाले पुराने नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। अपनी जरूरत की चीजें रसोई से तभी लेना जब मैं अपने कमरे में हूं। खाना पीछे वाले दालान में बनेगा और वहीं खाया जाएगा। तुम और बच्चे मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। इतना कहते हुए उसकी नजर पूजा के हाथ में पकड़े एक छोटे से टूटे हुए मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नंदिनी ने कभी खरीदा था। उसे लगा जैसे उस टूटे खिलौने में भी उसकी जौजा की भोली सी मुस्कान छुपी हो। फिर उसने सख्ती वापस लाते हुए कहा, कल से अपनी हद में रहना। अगर जरा सा भी मेरी बात टूटी तो मैं बिना सोचे पुलिस बुला लूंगा। पूजा ने बहुत धीमे, जैसे फुसफुसा कर कहा, नहीं तोड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं। राजवर्धन ऊपर अपने बड़े साफ सुथरे कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले वो पलटा और देखा पूजा, मीरा और आरव अब भी वहीं खड़े थे। उसकी तन्हाई के बीच जिंदगी का एक अजीब सा निशान। दरवाजा बंद करके उस अंधेरे कमरे में राजवर्धन की आंखें नम हो गईं। उसने नंदिनी की तस्वीर को देखा, वही तस्वीर जो उसे हमेशा नरमी और रहम की तरफ बुलाती थी। उसे नहीं पता था कि ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे, मगर उसे ये जरूर मालूम था कि अब शांति कुटीर पहले जैसी सूनी नहीं रही। अगला दिन राजवर्धन के लिए जैसे अजीब सी तन्हाई बन गया। हवेली में जैसे नजर न आने वाली दीवारें खड़ी हो गई हों। एक तरफ वो ऊपर अपने बड़े कमरे में अपनी मरहुमा जौजा नंदिनी की यादों में और कारोबार की फिक्रों में डूबा रहता, और दूसरी तरफ पूजा और उसके बच्चे पीछे वाले क्वार्टर में एक साए की तरह चुपचाप जी रहे थे। सूरज ढलने लगा और हवेली में धीमी दबी दबी सी हलचल होने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए राजवर्धन को नीचे से गरम दाल रोटी की हल्की सी खुशबू आई। ये खुशबू उसे नंदिनी के हाथ के बने खाने की याद दिला गई और उसका पेट जैसे अंदर से मरोड़ सा खा गया। रात करीब 8 बजे उसे बहुत हल्की सी लोरी की आवाज सुनाई दी। शायद पूजा आरव को सुलाने की कोशिश कर रही थी। लोरी सादी थी, मगर उसमें मां की ममता भी थी और बेबसी का दर्द थी। ऐसा दर्द जो आवाज में नहीं, सांसों में छुपा होता है। राजवर्धन ने अपनी खिड़की खोली और नीचे आंगन में पूजा को देखा। वो एक कोने में बैठी थी, जहां उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी चारपाई लगा रखी थी। राजवर्धन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी तन्हाई और गम के मुकाबले पूजा की जंग ज्यादा सच्ची और ज्यादा कड़ी थी। वो तो बस अपनी जौजा के जाने का गम उठा रहा था, मगर पूजा को तो रोज जीने के लिए लड़ना पड़ रहा था। रात करीब 10 बजे राजवर्धन को प्यास लगी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरा, इस डर से कि कहीं पूजा या बच्चे जाग न जाएं। रसोई साफ थी और मिट्टी के चूल्हे से धीमी आंच की महक आ रही थी। पानी पीकर वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसने पूजा को रसोई के दरवाजे पर खड़ा पाया। शायद वो भी पानी लेने आई थी। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। उनके बीच खामोशी का एक अजीब सा बोझ था, जैसे लफ्ज मुंह तक आते आते रुक गए हों। पूजा ने बहुत धीमे से कहा, साहब। फिर जैसे डरते डरते बोली, मैं पानी लेने आई थी, आरव जाग गया था। पूजा अपनी बात अधूरी छोड़ गई, डर की वजह से कि कहीं राजवर्धन नाराज ना हो जाए। राजवर्धन की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए एक पुराने जले से कपड़े पर पड़ी। ये क्या है? उसने पूछा। पूजा हिचकिचाई, फिर दर्द और शर्म से भरी आवाज में बहुत धीरे से बोली, मीरा को रात में पेशाब लग गई थी। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं और डायपर भी नहीं, मैं इसे धोकर सुखा रही थी। ये सुनते ही राजवर्धन के दिल में एक पल के लिए अजीब सा गुस्सा उठा, अपने करोड़ों के पैसे पर भी और अपनी आराम वाली जिंदगी पर भी। उसके मुंह से अचानक निकल गया, तुम ठीक हो? पूजा ने हैरान होकर ऊपर देखा। मैं ठीक हूं साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं। नहीं, राजवर्धन ने सख्ती से कहा।
तुम इस तरह बच्चों को नहीं संभाल सकती। तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें नौकरी चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की किरणें शांति कुटीर के बरामदे पर गिर रही थीं, राजवर्धन नीचे आया। उसने देखा बैठक साफ थी और पूजा मीरा को इशारे से समझा रही थी कि धीमे बोलो, आवाज मत करो। पूजा ने जैसे ही राजवर्धन को देखा, वो घबराकर एक तरफ हट गई, जैसे किसी दीवार से जा लगी हो और वहां से हिलने की हिम्मत न कर पा रही हो। राजवर्धन सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कल रात वाली बात पर मैंने सोचा, उसने कहा। उसकी आवाज पिछली रात से थोड़ी कम सख्त थी। 10 दिन में तुम कोई दूसरी छत नहीं ढूंढ पाओगी, तुम्हें काम चाहिए। पूजा की आंखें फैल गईं। उसमें उम्मीद भी थी और यकीन न आने वाला सा डर भी। नौकरी? साहब, इस गांव में कौन देगा? गांव में नहीं, राजवर्धन ने बात काट दी, मैं दूंगा। फिर उसने साफ कहा, तुम मेरी हवेली संभालोगी, बच्चों के साथ यहीं रहोगी। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये ऐसी उम्मीद थी जिसकी उसने कभी सोच भी नहीं की थी, मगर वो फिर भी झिझक गई। लेकिन साहब, मैं तो बस घर के काम जानती हूं और मेरे पास बच्चे हैं। पूजा ने धीमे से कहा। राजवर्धन ने सीधा जवाब दिया, बस यही तुम्हारा काम होगा, इस घर को संभालना, जिस घर को मेरी जौजा ने एक ख्वाब समझा था। तुम यहां सफाई करती हो और मुझे पहली बार लगा कि ये घर सच में शांति कुटीर है। उसने नजर उठाकर पूछा, ये गेट किसने रंगा? मैंने साहब, पूजा ने धीरे से कहा। नीला रंग बहुत पुराना लग रहा था तो मैंने बाजार से रंग लाकर इसे पोत दिया। राजवर्धन ने सिर हिला दिया। वो रंग जो नंदिनी को सबसे ज्यादा पसंद था। पूजा ने वो रंग अपने दिल से चुन लिया था, जैसे इस घर को सच में अपना समझकर संभाल रही हो। राजवर्धन ने बात साफ करते हुए कहा, देखो पूजा, ये काम है, एहसान नहीं। मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए दूंगा और बाहर से जो भी आए, खासकर रघुवीर, तुम मुझे उससे बचा कर रखोगी। तुम सीधी मुझसे बात करोगी। आज से तुम इस हवेली की देखरेख करोगी। पूजा के लिए यह सिर्फ काम नहीं था, ये जैसे ऊपर वाले की तरफ से एक दरवाजा खुल गया हो। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मगर क्या आप सच में मुझ पर यकीन कर सकते हैं? मैं तो एक अनजान औरत हूं। राजवर्धन ने फौरन कहा, यकीन नहीं, ये लेन देन है। तुम मुझे सुकून दोगी, घर की हिफाजत करोगी, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा और छत दूंगा। अगर तुमने मेरे साथ चालाकी की तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को फौरन यहां से जाना होगा। क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? पूजा ने अपनी आंखें पोंछी और मजबूती से सिर हिलाया। मंजूर है साहब, मैं पूरी सच्चाई से काम करूंगी, दिल लगाकर करूंगी। राजवर्धन ने उसे जरूरी सामान लेने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि रघुवीर को साफ बता देना, अब वो यहीं काम करेगी। पूजा के जाने के बाद राजवर्धन अपनी जौजा की तस्वीर के पास चला गया। वो तस्वीर उसके लिए सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो उसकी रूह का सहारा थी। उसने बहुत धीमे से कहा, देखो नंदिनी, मैंने तुम्हारे लिए इस घर को जिंदा रखने का एक नया इंतजाम कर लिया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो 2 बरस में पहली बार बाहर निकली थी, जैसे बरसों की सर्दी के बाद धूप की एक पतली सी किरण मिल गई हो। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, राजवर्धन की जिंदगी एक नई सी चाल में ढलने लगी। अब सुबह उसे ताजे फूलों की खुशबू आती और पूजा के हाथ के बने खाने की महक भी। वो अब भी ज्यादातर वक्त ऊपर अपने कमरे में रहता, मगर अब नीचे आने से उसे वो डर नहीं लगता था। उसे मालूम था, जो आवाजें पहले उसे घर में दखल जैसी लगती थीं, अब वही आवाजें मीरा की खिलखिलाहट बन गई थीं और आरव के घुटनों के बल चलने की हल्की प्यारी सी सरसराहट बन गई थी। एक शाम राजवर्धन अपने कमरे में काम कर रहा था कि अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा। ये वही दर्द था जो नंदिनी के जाने के बाद से कभी कभी उसे जकड़ लेता था, दिल का दर्द और तन्हाई का दर्द। वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर बदन साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांस जैसे भारी हो गई। उसका सांस वाला पंप जो अक्सर उसके पास रहता था, वो टेबल पर दूर पड़ा था। आवाज भी जैसे गले में फंस गई। उसी पल पूजा ऊपर आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर दरवाजा थोड़ा खोला और अंदर झांका तो उसका दिल कांप गया। राजवर्धन का चेहरा पसीने और दर्द से भीगा हुआ था। पूजा बिना एक पल सोचे कमरे में भागी। साहब, क्या हुआ? वो घबरा कर बोल उठी। राजवर्धन ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर पंप की तरफ इशारा किया। पूजा फौरन समझ गई। वो दौड़कर पंप ले आई और राजवर्धन के मुंह के पास रख दिया। फिर उसने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे बोली, साहब, सांस आहिस्ता लीजिए, खुद को संभालिए। और उसे सुकून देने के लिए कहा कि धीमे धीमे ओम करते रहो। कुछ देर बाद जब राजवर्धन की सांसें ठीक होने लगीं तो उसने आंखें खोलीं। सामने पूजा बैठी थी। उसकी आंखों में डर भी था और फिक्र भी, जैसे वो खुद भी कांप रही हो। पूजा ने बहुत धीमे से पूछा, साहब, आपके दिल को क्या हुआ था?
राजवर्धन ने बहुत आहिस्ता जवाब दिया, मुझे दिल की धड़कन का मसला है। कभी कभी धड़कन बिगड़ जाती है, खासकर जब बहुत फिक्र हो, बहुत बोझ हो। नंदिनी के जाने के बाद से मैं ज्यादा अकेला नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा था मुझे सुकून चाहिए और किसी का साथ भी। पूजा के चेहरे पर अब बस नरमी थी, रहम वाली नरमी। वो फौरन उसके पास बैठी और उसे पानी दिया। मुझे मालूम नहीं था साहब, माफ कर दीजिए। मैं डर गई थी कि कहीं मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं, राजवर्धन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस बार उसकी आवाज दर्द से नहीं, शुक्र से भरी हुई थी। तुमने मुझे बचा लिया है पूजा। अगर तुम आज यहां नहीं होती तो शायद मैं। उसके लफ्ज टूट गए। ये रात उनके बीच की दूरी को जैसे मिटा रही थी। अब पूजा को समझ आ गया था कि उसका मालिक सिर्फ अमीर आदमी नहीं, एक टूटा हुआ बीमार सा इंसान भी है जो अंदर ही अंदर रोज लड़ रहा है। और राजवर्धन को ये पता चल गया कि पूजा सिर्फ बेघर औरत नहीं, एक ऐसी इंसान है जिसने उसे वक्त पर संभाल लिया, उसकी जान बचा ली। उस रात शांति कुटीर की दीवारों ने भी जैसे एक नया रिश्ता बनते देखा, एक ऐसा रिश्ता जो बातों से नहीं, मुश्किल घड़ी से बनता है। इसके बाद राजवर्धन अब अपने कमरे में बंद नहीं रहता था। वो ज्यादा वक्त नीचे बरामदे में बिताने लगा, जहां काम करते हुए भी उसे बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें सुनाई देती थीं। मीरा, जो अब जान चुकी थी कि साहब कोई सख्त पुलिस वाला नहीं बल्कि अंदर से एक नरम दिल इंसान है, कभी कभी अपने टूटे हुए खिलौने उठाकर उसके पास आ जाती थी, फिर चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ जाती और वहीं खेलती रहती, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि ये जगह अब डर की नहीं, सुकून की जगह है। ये सब देखकर राजवर्धन को अजीब सा सुकून मिलता था, वो सुकून जो नंदिनी के जाने के बाद उसकी जिंदगी से कहीं खो गया था। एक दोपहर हवेली के पिछले आंगन में जहां पूजा कपड़े धो रही थी, राजवर्धन उधर आ गया। शायद वो रसोई के सामान के बारे में पूछना चाहता था, मगर जैसे ही उसने पूजा को काम करते देखा, उसके कदम अपने आप रुक गए। पूजा धूप में साड़ी पहने बैठी थी, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो बहुत हल्का सा गुनगुना भी रही थी, हाथों से कपड़े रगड़ते हुए, जैसे दुख के बीच भी किसी तरह दिल को संभाल रही हो। पूजा, राजवर्धन ने बहुत धीरे से पुकारा। पूजा चौंक कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से हाथ पहुंचे। जी साहब, राजवर्धन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम काम को लेकर बड़ी सच्ची हो, तुम इस हवेली को ऐसे संभालती हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान फौरन दर्द में बदल गई। साहब, ये तो आपका करम है, आपके करम से ही आज मेरे बच्चों को छत मिली है। मैं इस घर को नंदिनी मैडम का ख्वाब समझती हूँ। फिर वो रुकी और धीमे से बोली, मैंने दरवाजे पर नीला रंग इसीलिए लगाया था। ऊपर जो उनकी तस्वीरें लगी हैं और जो पेंटिंग्स हैं, उनमें भी नीला रंग बहुत आता है। मुझे लगा मैडम को नीला रंग बहुत पसंद होगा, बस इसी वजह से। कहते कहते उसकी आवाज भर आई। ये सुनकर राजवर्धन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। पूजा ने, जिसने कभी नंदिनी को देखा तक नहीं था, फिर भी उसके पसंदीदा रंग को पहचान लिया और अपने छोटे से काम से इस हवेली को उसकी यादों से जोड़ दिया। राजवर्धन के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ा, तुमने नंदिनी को कैसे जाना? पूजा ने आहिस्ता जवाब दिया, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना साहब, तो ऊपर लाइब्रेरी में एक किताब खुली पड़ी थी, उसी में मैंने मैडम की तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें इतनी भोली थीं कि मुझे लगा अगर मैं गलती से भी इस घर में आ गई हूं तो वो मुझे माफ कर देंगी। ये सुनते ही राजवर्धन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे नंदिनी ने ही पूजा को इस घर की तरफ भेजा हो, जैसे वो ऊपर से देख रही हो और कह रही हो, इसे रहने दो। उस दिन पहली बार राजवर्धन ने अपने दिल की बात खुलकर कह दी। नंदिनी बहुत नर्म दिल थी पूजा। जब वो चली गई तो मेरे अंदर से जैसे सब कुछ खाली हो गया। मेरा दिल, तुम जानती हो, जब दिल घबराता है, जब वो बैठ सा जाता है, तो मुझे लगता है मैं अब और नहीं जीना चाहता। ये घर, ये जिंदगी, सब सूना सूना लगता है। पूजा ने नजरें नीचे कर लीं, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोली, माफ करना साहब, मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। आपको जीना चाहिए, नंदिनी मैडम की याद में ही सही। फिर उसने बहुत नरमी से आगे कहा, और अगर आपको सब सूना लगता है तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए, आप अकेले नहीं हैं। पूजा की ये बात सुनकर राजवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा। आरव घुटनों के बल चलता हुआ उसके जूतों के फीतों से खेल रहा था और मीरा दूर से उसे देखकर हंस रही थी। उस पल राजवर्धन को समझ आ गया कि पूजा सच कह रही है। जिंदगी अब भी उसके आसपास मौजूद थी, बस वो खुद उसे देख नहीं पा रहा था। इधर गांव में एक और खेल चल रहा था। रघुवीर, जो राजवर्धन की नरमी और पूजा के घर में रहने से अंदर ही अंदर जल रहा था,
वो हर रोज हवेली के बाहर से अंदर झांकता और देखता रहता कि अंदर क्या हो रहा है। उसके दिल में बस एक ही आग थी, बदला, क्योंकि राजवर्धन ने उसे बेइज्जत करके हवेली के अंदर के कामों से हटा दिया था और पूजा को वहां रहने की इजाजत दे दी थी। एक शाम रघुवीर कुछ गांव वालों को साथ लेकर राजवर्धन से मिलने आ गया। आते ही उसने बात को बड़े गलत और बेअदब अंदाज में शुरू किया। साहब, ये पूजा, ये बेवा गांव में ठीक नहीं है, ये बच्चलन है। वो चीख कर बोला। पहले इसका शौहर इसे मारता पीटता था और अब ये यहां आकर आपको फंसा रही है। गांव में हर कोई यही बात कर रहा है। राजवर्धन ने बिना किसी उतार चढ़ाव की उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी बातें उसके दिल तक पहुंच ही नहीं रहीं। मुझे गांव वालों की बातों से कोई मतलब नहीं है रघुवीर। रघुवीर ने फिर जिद की। लेकिन साहब, ये औरत और आप। बस। इस बार राजवर्धन की आवाज में ऐसी कड़क थी कि हवा भी ठहर गई। एक और लफ्ज नहीं। ये औरत अब मेरे यहां काम करती है और ये मेरे घर में रहती है। फिर उसने साफ कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इस घर के अंदर क्या होता है ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी हर बात झूठ, हसद और मेरे घर के खिलाफ बदनीयती से भरी है। उसने उंगली उठाकर सख्ती से कहा, अगर तुमने पूजा, उसके बच्चों या मेरे बारे में गांव में कोई बात फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी कर दूंगा। रघुवीर और गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और चुपचाप वहां से चले गए। मगर रघुवीर की आंखों में जाते जाते भी बदले की जिद चमक रही थी। रात को पूजा डरती डरती राजवर्धन के पास आई। साहब, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, वो भर्राई आवाज में बोली। राजवर्धन ने बहुत धीमे से जवाब दिया, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं, अपने घर की इज्जत बचाई है पूजा। फिर कुछ पल रुककर उसने जैसे दिल की बात कह दी, और अब मैंने तय कर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं रहना होगा। रघुवीर के हवेली से हट जाने के बाद शांति कुटीर की फिजा में अब एक नया, गहरा और टिक जाने वाला सुकून उतर आया था। राजवर्धन को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन अब बस सांस चलाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की असल मानी के साथ चल रही है। उसकी सेहत में भी फर्क आया, क्योंकि फिक्र और तन्हाई अब पूजा, मीरा और आरव की मौजूदगी में कहीं दबने लगी थी। एक शाम हवेली के बरामदे में चांदनी फैल रही थी। राजवर्धन बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा था और पूजा बच्चों को सुलाकर उसके पास आ गई। उनके बीच खामोशी थी, मगर वो खामोशी भारी नहीं थी, उसमें अपनापन था, नरमी थी। पूजा, राजवर्धन ने आहिस्ता से पुकारा। जी साहब, पूजा ने धीमे से कहा। राजवर्धन ने अपने सामने रखी नंदिनी की छोटी सी तस्वीर को देखा, फिर बहुत धीमे धीमे बोला, मैंने बहुत सोचा है। नंदिनी चाहती थी कि मैं खुश रहूं। मैंने इस हवेली को उसकी यादों की एक खामोश निशानी बना दिया था, मगर मैं ये भूल गया था कि नंदिनी खुद जिंदगी से भरी हुई थी। उसने पूजा की तरफ देखा। अब जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है ये घर सच में नंदिनी के ख्वाबों से भर गया है। फिर उसके लहजे में ऐसी सच्चाई आ गई कि पूजा की सांस भी रुक गई। तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया पूजा, और तुमने मुझे भी जिंदा कर दिया। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, जब भी मेरा दिल घबराता है तुम सामने होती हो। जब मैं मीरा को हंसते देखता हूं या आरव को गोद में उठाता हूं तो मुझे लगता है जैसे जिंदगी ने मुझे एक दूसरा मौका दे दिया, एक ऐसा मौका जो नंदिनी ने मेरे लिए छोड़ दिया। पूजा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें नम थीं, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। राजवर्धन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं तुम्हें यहां सिर्फ काम के नाम पर या किसी एहसान के बोझ में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें वो इज्जत देना चाहता हूं जिसकी तुम भी हकदार हो और तुम्हारे बच्चे भी। उसने एक पल रुककर सांस ली, जैसे अपने ही दिल से हिम्मत बटोर रहा हो। फिर बहुत धीमे से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पूरे बरामदे में गहरी खामोशी उतर आई। पूजा के कानों में ये बात किसी दूर के ख्वाब जैसी गूंज रही थी। वो एक बेघर बेवा और सामने राजवर्धन कपूर, शहर के अमीरों में से एक। पूजा ने दबे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर डर भी था और खुद को छोटा समझने वाला सा एहसास भी। साहब, मैं इस काबिल नहीं हूं। आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं तो बस एक मामूली औरत हूं। लोग क्या कहेंगे? रघुवीर जैसे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। राजवर्धन ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब उसने इस तरह उसका हाथ पकड़ा, और उस पकड़ में कोई जिद नहीं थी, बस अपनापन था और पूरा यकीन। वो बहुत साफ लहजे में बोला, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र रघुवीर जैसे छोटे दिल वाले करते हैं। फिर उसकी आवाज और नरम हो गई। पूजा, मैं वो आदमी हूं जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पा लिया है। मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा माँ वाला दिल। वो थोड़ा झुका, जैसे दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचा रहा हो। तुम मेरे दिल का शांति कुटीर हो। फिर उसने बहुत ठहर कर कहा, मैं अपना इरादा कर चुका हूं। तुम मेरी बीवी बनोगी और मीरा और आरव
मेरे बच्चे, क्या तुम ये रिश्ता कबूल करोगी? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे बरसों की ठोकरों के बाद मिली इज्जत के और उस खुशी के जो उसे कभी अपने हिस्से की लगती ही नहीं थी। उसने अपने बच्चों का आने वाला कल राजवर्धन की आंखों में देखा और बहुत धीमे से सिर हिला दिया। हाँ साहब, मैं तैयार हूं। और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर शांति कुटीर खुशी के रंगों में रंग गया। राजवर्धन कपूर ने शहर वाला कोई बड़ा दिखावा नहीं किया। उसने तय किया कि ये शादी यहीं इसी गांव में होगी, उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने कभी पूजा को बेइज्जत किया गया था। ये पूजा की इज्जत वापस दिलाने जैसा था, एक जवाब, मगर बहुत इज्जत के साथ। शादी का दिन आ गया। हवेली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा दिया गया था। गांव के सारे लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि वो भी जिन्होंने कभी पूजा पर शक किया था। रघुवीर को छोड़कर लगभग हर कोई ये अनोखी शादी देखने आ गया था। पूजा सादी मगर बहुत खूबसूरत लाल साड़ी में राजवर्धन के पास खड़ी थी। राजवर्धन ने शादी वाला पहनावा पहना था, मगर उसके चेहरे पर सबसे कीमती चीज उसकी सच्ची गहरी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो दिल के अंदर से निकलती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब फेरे हो रहे थे तो राजवर्धन ने पूजा का हाथ कसकर थाम रखा था, जैसे कह रहा हो अब छोड़ना नहीं है। मीरा और आरव नए कपड़ों में अपनी मां के पास खड़े इस सब को हैरानी और खुशी से देख रहे थे। और फिर जब हवन की आग को गवाह बनाकर राजवर्धन ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा गांव तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। राजवर्धन ने गांव वालों की तरफ देखा। अब उनके चेहरों पर शक नहीं था, बस इज्जत थी और खुशी थी। उन्होंने पूजा को उसकी जगह दे दी थी और मीरा आरव को भी इस घर का हिस्सा मान लिया था। शादी पूरी हो गई। राजवर्धन ने पूजा को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर बहुत आहिस्ता से चूम लिया। फिर फुसफुसा कर बोला, अब तुम मेरी बीवी हो पूजा, हमेशा के लिए। पूजा ने नम आंखों से जवाब दिया। उसकी पलकों पर आंसू थे, मगर चेहरे पर वो राहत थी जो बरसों बाद मिलती है। राजवर्धन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल, जो नंदिनी के जाने के बाद एक खाली बंद पड़ी तिजोरी बन गया था, अब प्यार, जिंदगी और नए ख्वाबों की दौलत से भर गया है। और शांति कुटीर, उसने आखिरकार अपने नाम का असल मतलब पा लिया था। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाले किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।